वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, कि जब भी कोई दो एटम और कोई दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होते हैं और कोई केमिकल या फिजिकल चेंज उनमें होता है तो वो किस लॉज के अंतर्गत आता है। तो इन लॉ में 5 लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। हिंदी में इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। और गैलुसाक लॉ, तो ये सभी के लिए सेम है। तो इन पांचों लॉज को एक एक करके हम देखेंगे कि सबसे पहले लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है ये लेवोजियर द्वारा 1789 में दिया गया था। एंटोनी लेवोजियर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। द्रव्यमान संरक्षण नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास चेंज नहीं होता। तो इसको उन्होंने क्या कहा, इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज करवाते हैं तो रासायनिक चेंज, जब केमिकल चेंज होते हैं तो उसमें जो पदार्थ बन रहे हैं वो पदार्थों का कुल बना हुआ द्रव्यमान जितने से मिलकर वो बने हैं उनके द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। मान लीजिए मैंने कार्बन लिया है और कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रही हूं और CO2 बना रही हूं। मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन था, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था, ये दोनों मिले हैं। तो इन दोनों के मिलने पर 44 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। ये नियम हमें ये बताता है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनते हैं उनका कुल भार क्रियाकारक जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनके कुल भारों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इस पर हम कुछ न्यूमेरिक्स देखते हैं। तो ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उतना ही सब्सटेंस बनेगा जितना हमने लिया था। जैसे इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक फ्लास्क लिया गया, उस फ्लास्क में रेत भरी गई और उस पर फास्फोरस के कुछ टुकड़े रखे गए। फास्फोरस के टुकड़े रखने के बाद मान लीजिए उसका वेट लिया गया और ये वेट x ग्राम पाया गया। अब इस फ्लास्क में रखे फास्फोरस को जब गर्म करते हैं तो फास्फोरस जो फ्लास्क में रखी वायु है इसे सील कर दिया गया था, जो फ्लास्क में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है और P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की वाष्प बनाता है, कि वेपर्स में चेंज होता है। अब फ्लास्क को ठंडा किया गया, जब पहले वो P4 के फॉर्म में था, वेट कितना था, x ग्राम। जब हमने उसे गर्म कर दिया और गर्म करने के पश्चात जब हमने उसे पुनः तौला ठंडा करके, तो भी फ्लास्क का वेट कितना निकला, x ग्राम। जिससे पता चलता है कि केमिकल चेंज में सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो जाता है लेकिन उनके कुल वेट में कोई चेंजेस नहीं आते। तो देखिए, इसको अब हम एक न्यूमेरिक के द्वारा समझते हैं। आपको न्यूमेरिक दिया गया है, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड is decomposed by 4.9 gram of sulfuric acid. If 6 gram of sodium hydrogen sulfate and 1.825 gram of HCl are product in the same reaction. मतलब कि हमने सोडियम क्लोराइड को लिया, डिकम्पोज करवाया, किससे, 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट क्रियाकारक क्या हुए, NaCl और H2SO4, ये हमारे रिएक्टेंट हुए। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HCl। अब लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो वेट ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका वेट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कौन कौन से हैं, तो NaCl प्लस वेट ऑफ H2SO4। ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बराबर आना चाहिए वेट ऑफ NaHSO4 और वेट ऑफ HCl। क्लियर है। अब देखिए, हमें रिएक्शन में क्या क्या दिया गया है। तो हमें रिएक्शन में दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड
4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, को डिकम्पोज करता है। मतलब वेट ऑफ H2SO4 आपको दिया गया है कि वेट ऑफ H2SO4 कितना है, 4.9 ग्राम। फिर दिया गया है इफ 6 ग्राम, यदि 6 ग्राम NaHSO4 बनता है, मतलब यहां पर NaHSO4 का वेट कितना दिया है, 6 ग्राम। साथ ही 1.825 ग्राम ऑफ HCl, मतलब HCl कितना बना, 1.825 ग्राम HCl बना। अब हम मान लेते हैं वेट ऑफ NaCl कितना था, तो वेट ऑफ NaCl x था। यदि वेट ऑफ NaCl x था तो हम यहां से x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x कैसे निकालेंगे हम, जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो इन दोनों का टोटल आ गया 7.825 ग्राम। ये किसके बराबर है, x प्लस 4.9 ग्राम के। तो यहां से हम NaCl का वेट निकाल सकते हैं कि कितने NaCl ने रिएक्ट किया था। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.825 ग्राम प्लस 4.9, इन दोनों को सॉरी माइनस 4.9 है ना। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.925 ग्राम, 2.925 ग्राम। अब देखिए यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, तो हम इनके वेट्स को जब टोटल करें तो हमें दोनों इक्वल मिलने चाहिए। हमें क्या दिया गया है, NaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट कर रहा है NaHSO4 और HCl बना रहा है, इसमें दोनों इक्वल होने चाहिए। तो NaHSO4 6 था, HCl 1.825 ग्राम था, H2SO4 4.9 ग्राम था। आपका जो NaCl का अमाउंट आया उसमें वो कितना आया, 2.925। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 7.825 और इसे भी ऐड करेंगे तो ये 7.825। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही बताता है हमें कि जब दो सब्सटेंस या दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो वेट ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। इससे हमें जिन भी दो का मान दिया गया हो और किसी का कैलकुलेट करने को कहें, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ NaCl का वेट नहीं दिया गया था, हमें वेट ऑफ H2SO4 NaHSO4 HCl दिया गया था, तो हमने उससे NaCl को कैलकुलेट कर लिया। साथ ही वेरीफाई किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही था या नहीं। तो ये है, एक बार लॉ फिर से सुन लीजिए। इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका कुल भार, बनने वाले पदार्थों के कुल भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब हम जाते हैं सेकंड लॉ की ओर। और सेकंड लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है ये प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ये क्या कहता है, तो ये लॉ कहता है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। मतलब कि यदि प्योर केमिकल कंपाउंड आपने लिया है तो वो कंपाउंड जिन भी तत्वों से, जिन भी एलिमेंट से मिलकर बना है उनका प्रपोर्शन उसमें हमेशा बाय वेट क्या होगा, फिक्स होगा। किसी शुद्ध पदार्थ में विभिन्न अवयवी तत्व मतलब जिनसे वो मिलकर बना है का अनुपात भार की दृष्टि से हमेशा स्थिर रहता है। देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो मान लीजिए पानी है, पानी हम H2 प्लस O2 को रिएक्ट करा दें तो भी हमें पानी मिलेगा। पानी यदि हम कुएं से लाएं तो भी हमें, यदि कुएं से ले लें, नहर से ले लें, नदी से ले लें, वर्षा का जल ले लें, रेन वाटर ले लें, कोई भी ले लें, ये पानी हमेशा किस रूप में होगा, H2O ही इसका फॉर्मूला होगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो बाय वेट इनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 2:16 या इसे हम बोलें 1:8। तो a pure chemical compound always consists of the same element combined together in a fixed proportion by weight। तो
वेट के अनुसार यदि हम इसका ये प्रपोर्शन चेंज कर दें, H2O को H2O2 कर दें, तो कितना प्रपोर्शन हो जाएगा? 2:32। देखिए यदि ये प्रपोर्शन चेंज हुआ 2:16 या 1:8 से, जैसे ही ये प्रपोर्शन चेंज हुआ कंपाउंड आपका H2O रहा ही नहीं, वो किस में बदल गया? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। तो हमेशा याद रखिए कि जो एलिमेंट्स उसमें हैं वो वेट की दृष्टि से हमेशा कैसे रहते हैं? फिक्स प्रपोर्शन में रहते हैं। तो केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं जिनसे वो फॉर्म हो रहा है, कंबाइन करके वो फॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा फिक्स्ड प्रपोर्शन में होंगे बाय वेट। तो ये लॉ आपका कौन सा लॉ कहलाता है? फिक्स्ड प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वेट हमेशा यदि वाटर है तो 2:16 होगा। तो इसमें सबसे पहला देखिए, यदि हम देखें तो हमें बहुत से एलिमेंट हैं जो आइसोटोप के फॉर्म में मिलते हैं। आइसोटोप मतलब कार्बन है, ये कार्बन 12 के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन 14 के फॉर्म में भी मिलता है। यदि कार्बन 12 रिएक्ट करके CO2 बना रहा है तो इसमें प्रपोर्शन कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का 16 था तो 2 का 32 वेट हो जाएगा। कार्बन का वेट 12 है तो 12:32। यदि एक कार्बन का वेट 14 था और यहाँ इसने O2 से रिएक्ट किया है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 14:32। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो अप नहीं हुआ। दूसरा क्या वो बोलते हैं कि दूसरा यदि हम देखें, मान लीजिए मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है। समटाइम्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम रेशियो में गिव राइज ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। एक यौगिक में उन्होंने क्या कहा कि एक कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में प्रपोर्शन हमेशा फिक्स होता है ना। मान लीजिए मैं एक फिक्स प्रपोर्शन लेती हूँ C2H6O, तो C2H6O से यदि मैंने बनाया C2H5OH तो इसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। ये क्या कहलाता है? इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? और यदि इसी में मैंने बना दिया CH3OCH3 तो इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। ये कहलाता है एसीटोन। तो इनमें देखिए प्रपोर्शन तो सेम है लेकिन कंपाउंड क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये लिमिटेशंस हैं। कई जगह पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब आपके जो और 3 लॉस बचे हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।